बच्चों हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इसमें आज हम बच्चों अभ्यास प्रश्न इसके प्रारंभ करेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है कि 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीपों के बारे में चुने। यानी 17वीं सदी से पहले व्यापार का या संस्कृति का, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उन दोनों का जो आपस में एक देश से दूसरे देश के बीच में जो आदान प्रदान होता था, उसके हमको 2 उदाहरण बताने हैं। एक उदाहरण तो ऐसा बताना है जो एशिया महाद्वीप से होता था और एक उदाहरण ऐसा बताना है जो अमेरिका महाद्वीप से होता था। तो बच्चों हम पहले एशिया महाद्वीप के उदाहरण को देखते हैं। प्राचीन काल के अंदर एशिया महाद्वीप के बहुत दूर दूर के देशों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क जो थे वो सिल्क मार्ग के द्वारा थे। यानी सिल्क मार्ग एशिया से और बहुत दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था और उससे व्यापार भी होता था और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान चलता रहता था। प्राचीन काल में एशिया महाद्वीप के दुनिया के दूर दूर के भागों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क सिल्क मार्ग के द्वारा थे। ये सिल्क मार्ग कौन सा था? ये सिल्क मार्ग वो था जिससे चीनी रेशम का व्यापार होता था। यानी चीन से और यूरोपीय देशों को, यानी जो भी अन्य देश थे पश्चिमी देश, वहां पर चीन का व्यापार किया जाता था, चीन से वो जाता था। और ये जो रेशम था ये इतना महत्वपूर्ण था कि इस मार्ग पर यद्यपि सारी चीजें आती जाती थी, सभी चीजों का व्यापार होता था, लेकिन ये रेशम इतना महत्वपूर्ण था कि इसके नाम से ही इसका नाम सिल्क मार्ग पड़ गया था। बड़े आश्चर्य की बात थी। इस मार्ग से चीनी रेशम जाता था, इसलिए इसका नाम सिल्क मार्ग पड़ा, जो चीन से पश्चिमी देशों को जाता था। ये मार्ग बहुत सारे थे। ये जल से, थल से, दोनों जगहों से गुजरते थे। कहीं कहीं इसमें स्थल आ जाता था, कहीं समुद्र आ जाते थे। उन सब को पार करता हुआ ये मार्ग आगे बढ़ता चला जाता था। और आप ये देख लीजिए कि ये मार्ग एशिया के देशों को तो आपस में एक दूसरे से जोड़ता ही था, इसके साथ साथ एशिया को यूरोप से भी जोड़ता था, एशिया को उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ता था। इस प्रकार से इस मार्ग का, इस सिल्क मार्ग का एक जाल बिछा हुआ था। ये सिल्क मार्ग बहुत सारे थे। ये मार्ग समुद्र और जमीन दोनों से गुजरते थे। ये न केवल एशिया के देशों को बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। इस मार्ग से मुख्य रूप से क्या क्या व्यापार होते थे? देखिए, जो चीनी पॉटरी है वो भी इसी मार्ग से जाती थी। इसके अलावा भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया से कपड़े और मसाले का जो पूरी दुनिया के अंदर निर्यात होता था वो भी सिल्क मार्ग के द्वारा ही होता था। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी। इसी मार्ग से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। और इसके अलावा जब वो वापस उधर से लौट करके आते थे वापसी में, तो यूरोप से बहुत बहुमूल्य जो धातुएं हैं, सोने और चांदी, उनको यूरोप से एशिया के अंदर व्यापारी लाते थे। इस प्रकार से आदान प्रदान वस्तुओं का चलता रहता था। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। और देखिए, ये वस्तुओं का आदान प्रदान तो हो ही गया, अब संस्कृतियों के आदान प्रदान को भी हम देखते हैं। ईसाई मिशनरियां थी। ऐसा माना जाता है कि जो ईसाई मिशनरियां हैं ये भी बहुत पहले इसी मार्ग के द्वारा एशिया महाद्वीप में आई होंगी। शुरुआती काल में ईसाई मिशनरियां भी इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। और इसके कुछ सदी बाद में जो मुस्लिम धर्मोपदेशक हैं वो भी इस सिल्क मार्ग के द्वारा ही पूरे दुनिया के अंदर फैल गए होंगे, ऐसा माना जाता है। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले थे। और इन सब से भी बहुत पहले भारत के पूर्वी भारत में उपजा जो बौद्ध धर्म था, वो बौद्ध धर्म भी इसी सिल्क मार्ग के रास्ते से विभिन्न दिशाओं में होता हुआ पूरे विश्व में फैल गया था। इन सबसे बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा
बौद्ध धर्म भी इसी सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से कई दिशाओं में फैल चुका था। हमने पहले देखा भी था कि जो बौद्ध धर्म है वो भारत से पूरे एशिया में यानी मध्य एशिया में, उसके बाद में आप एशिया के बहुत सारे देशों में जैसे चीन के अंदर, जापान में, कोरिया में, इंडोनेशिया में, इन सारे देशों में फैला था। इसमें समुद्री मार्ग भी था, जल भी था, थल भी था, दोनों प्रकार के मार्ग थे और यह सिल्क मार्ग ही था। इस सिल्क मार्ग के द्वारा पूरे संसार में व्यापार होता था, वस्तुओं का भी होता था, संस्कृति का भी होता था। दूसरा देखिए, अमेरिका महाद्वीप से आदान प्रदान देखते हैं हम कि किस प्रकार से अमेरिका महाद्वीप से दूसरी जगहों पर वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। तो देखिए बच्चों, हम अगर बात करें तो आज से अगर 500 साल पुरानी बात करें तो हमारे पूर्वज बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ थे जिन खाद्य पदार्थों को वो खाना तो बहुत दूर की बात है जानते भी नहीं थे। जैसे कि आपको बताऊं मैं, आलू है, सोयाबीन है, उसके बाद में जैसे कि मक्का है, मूंगफली है, और उसके मिर्च है, शकरकंद है, टमाटर है। ये ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो आज से 500 वर्ष पहले हमारे देश में थे ही नहीं, हमारे पूर्वज इनको जानते ही नहीं थे। लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ नहीं थे। तो ये कहां से आए? ये यूरोप और एशिया के अंदर ये पदार्थ तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोज निकाला। वो निकला तो था भारत को खोजने के लिए, लेकिन पहुंच गया था अमेरिका। यहां अमेरिका से हमारा तात्पर्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और जो कैरेबियन द्वीप समूह हैं उन सब से है। उन सब को जब खोज लिया गया तो वहां से ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया दोनों स्थानों पर पहुंचे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका महाद्वीप को खोज लिया था या वो पहुंच गया था। और दरअसल हमारे बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनके द्वारा हमारे पास यहां पहुंचे हैं। अमेरिका के मूल निवासी उन पदार्थों से भिज्ञ थे, वो उनको उगाते थे, उनकी फसल करते थे, खेती करते थे। और जैसे ही वो संसार हमारे संसार से मिला तो जब आवागमन प्रारंभ हुआ तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ हमारे यहां भी आ गए, यूरोप में भी आए, एशिया में भी आए। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों से हमारे पास आए हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न। बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी। यानी हमको इस पर यह बताना है कि अमेरिका जो था वो बीमारी के कारण कैसे उपनिवेश बना। यूरोपीय ताकतें जहां भी जाती थी उनका भाग्य इतना जोर से काम करता था कि वहां पे कभी पशुओं में, कभी व्यक्तियों के अंदर बीमारियां आ जाती थी और उनका रास्ता बहुत आसान हो जाता था विजय का, और वो उस जगह को जीत लेते थे, अपना उपनिवेश बना लेते थे। अमेरिका के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसको हम देखते हैं। 16वीं शताब्दी के मध्य में जो स्पेनिश सेनाएं थी उनके विजय का सिलसिला प्रारंभ हो चुका था। यद्यपि वहां पर इंग्लैंड की, पुर्तगाल के, बहुत सारे देशों के लोग वहां जाते थे अमेरिका में, लेकिन स्पेन उस समय सबसे आगे रहा इस मामला में और 16वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने अपनी विजय का सिलसिला प्रारंभ कर दिया था और अब अमेरिका को उन्होंने उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिया था। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था और उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। ये यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर ही नहीं जीतती थी और यहां तक कि जो स्पेनिश विजेता थे उनके पास तो कोई परंपरागत तरीके के हथियार भी नहीं थे, सैनिक हथियार भी नहीं थे। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थीं, स्पेन के विजेताओं के पास कोई भी परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार भी नहीं था। तो फिर वो कैसे जीते, कैसे उन्होंने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया? उनके पास चेचक रूपी जो बीमारी थी, उस बीमारी के कीटाणु रूपी हथियार थे और उसके वो हथियार कहां से आया, ये कीटाणु कहां से आए चेचक के? ये वहां के जो स्पेन के जो सैनिक थे और जो अफसर थे उनके शरीर में आए और वो यूरोप से अमेरिका में उनको लेकर के आए थे। उनके पास तो चेचक जैसा कीटाणु रूपी हथियार था जो स्पेनिश सैनिकों के और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचा था। लाखों वर्षों से अमेरिका दुनिया से अलग थलग थी, उसका पता ही नहीं था, वो अलग ही दुनिया थी अपने आप में। तो अमेरिका के जो लोगों के शरीर के अंदर यूरोप से आने वाली इस बीमारी से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके शरीर में थी ही नहीं।
लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी और फलस्वरूप इस नए स्थान पर यानी अमेरिका में चेचक बहुत ही मारक साबित हुआ, यानी उसका बहुत ज़्यादा घातक प्रभाव हुआ। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई और एक बार संक्रमण प्रारंभ हो जाने के बाद में यह पूरे के पूरे महाद्वीप में ही फैलता चला गया और इसने पूरे के पूरे समुदायों को ही समाप्त कर दिया। यानी अमेरिका के अंदर जितने भी समुदाय थे अलग अलग जगहों पर यह चेचक वहां फैलती रही और लोगों को मारती गई। यानी कि आप ये देख लीजिए, जहां यूरोपियन नहीं गए थे वहां भी ये बीमारी पहुंच गई थी, वहां भी लोगों को इसने अपने चपेट में ले लिया था और सारे के सारे अमेरिकी समुदाय इसके कारण समाप्त हो गए। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। एक जगह से स्टार्ट हुई और चलती पूरे के पूरे महाद्वीप में पहुंच गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। यूरोपीय लाए थे इस बीमारी को अपने साथ में, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे, लेकिन संक्रमण के द्वारा यह बीमारी पूरे के पूरे अमेरिका के लोगों के अंदर फैल गई और इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर दिया। और इस प्रकार से जो यूरोपीय घुसपैठिए थे उनकी जीत का रास्ता, उनकी विजय का रास्ता आसान होता चला गया। इस प्रकार से यूरोपीय घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। बंदूकों को तो खरीद करके, अगर मान लो सामने वाला हमारा दुश्मन है और उसके पास बंदूक चला रहा है तो हम बंदूकों को खरीद भी सकते हैं, दूसरी बंदूक खरीद सकते हैं या उससे छीन भी सकते हैं और जो हमलावर है हम उससे मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन चेचक जैसी बीमारी का मुकाबला तो इस प्रकार से भी नहीं किया जा सकता था। उसका मुकाबला कैसे किया जाए? बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर चेचक जैसी बीमारी के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था। और यद्यपि जो यूरोपीय हमलावर थे उनके पास तो इस बीमारी से बचने का तरीका भी था, वो इससे बचने के तरीके भी जानते थे और उनके शरीर के अंदर तो इस बीमारी से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। यद्यपि यूरोपीय हमलावरों के पास तो चेचक से बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में तो रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी और इस प्रकार से पूरे के पूरे जो अमेरिकी समुदाय के लोग थे वो समाप्त हो गए। यूरोपीय लोग ही वहां बचे, अपने आप ही उनकी वहां विजय हो गई और अमेरिका उनका उपनिवेश बन गया और इस प्रकार से यूरोपीय ताकतें वहां पर जम गई। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है आपको। यानी ये ऐसा हुआ तो इसका क्या प्रभाव हुआ, अंत में इसके प्रभाव को हमें बताना है। जैसे कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला हुआ, तब इसका क्या प्रभाव हुआ। तो 18वीं सदी का जो आखिरी दशक चल रहे थे, उन दशकों के अंदर जो ब्रिटेन के बड़े बड़े भूस्वामी थे उन्होंने ब्रिटेन की सरकार पर इस बात का दबाव बनाया कि जो मक्का का आयात है इस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, इस पर पाबंदी लगा दी जाए और सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन के बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी और मक्का के आयात पर जो ये पाबंदी लगाने वाला जो कानून था, इस कानून को ही कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता था। मक्का पर पाबंदी लगाए जाने वाले इस कानून को कॉर्न लॉ कहा जाता था। अब जब मक्का के आयात पर पाबंदी लग गई तो खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से परेशान होकर के वहाँ के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे या जो शहरों में रहने वाले लोग थे, शहरी बासिंदे थे, उन्होंने सरकार से इस कॉर्न लॉ को समाप्त करने का दबाव बनाया और मजबूर होकर के सरकार को इस कॉर्न लॉ को समाप्त करना पड़ा, निरस्त करना पड़ा। तब खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों ने सरकार को कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त करने को मजबूर कर दिया। जब कॉर्न लॉ समाप्त हो गया तो इसके बाद में ब्रिटेन की सरकार बहुत कम कीमत पर ही खाद्य पदार्थों का आयात करने लगी।
कॉर्न लॉ के समाप्त हो जाने के बाद ब्रिटेन की सरकार बहुत कम कीमत पर ही खाद्य पदार्थों का आयात करने लगी और अब स्थिति यह आ गई कि ये जो आयातित खाद्य पदार्थ थे इनकी कीमतें ब्रिटेन में उत्पादित खाद्य पदार्थों की कीमतों से भी बहुत कम थी। यानी जो विदेश से वो आयात करके जिन खाद्य पदार्थों को मंगाते थे उनकी कीमत तो कम होती थी और वहां पर ही जो पैदा होते थे खाद्य पदार्थ उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। इन आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत ब्रिटेन में उत्पादित खाद्य पदार्थों की कीमत से भी बहुत कम होती थी और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि जो ब्रिटेन के किसान थे उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। फलस्वरूप ब्रिटेन के किसानों की हालत बिगड़ने लगी थी क्योंकि वो आयातित पदार्थों के जो मूल्य थे या कीमत थे उनसे उनकी कीमतें मुकाबला कर ही नहीं सकती थी क्योंकि उनकी कीमतें तो बहुत कम थी और इनका खुद का जो उत्पादित चीजें थी, कृषि उत्पादित चीजें, उनकी कीमतें ज्यादा थी। वो उनसे प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं पा रहे थे, टिक ही नहीं पा रहे थे और इसका परिणाम यह हुआ कि जो किसान थे उन्होंने खेती करना बंद कर दिया। विशाल भूभाग पर कृषि होना बंद हो गया। हजारों लोग बेरोजगार हो गए, गांव उजड़ने लगे, लोग गांवों को छोड़ करके शहरों की तरफ जाने लगे और बहुत सारे लोग तो रोजगार की तलाश में अपना देश ही छोड़ करके विदेशों में जाने लगे। वे आयातित माल की कीमतों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। किसानों की बात कहा गया है कि किसान जो थे वो विदेशों से जो आयातित खाद्य पदार्थ थे उनकी कीमतों से मुकाबला नहीं कर सकते थे और विशाल भूभाग पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए, लोग गांवों को छोड़कर शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। अब देखिए अगला है अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना। एक बीमारी मवेशियों में आने वाली बीमारी थी। रिंडरपेस्ट जब अफ्रीका के अंदर आई तो उसका क्या प्रभाव हुआ इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों 1890 के दशक के लगभग आखिरी वर्षों में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी आई। यह बीमारी क्या थी? यह मवेशियों में प्लेग था, मवेशियों की बीमारी थी, उनमें प्लेग फैल गया था और पूरे अफ्रीका में बहुत तेजी से फैली थी। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट मवेशी प्लेग नामक बीमारी तेजी से फैल गई थी। यह बीमारी आई कैसे थी अफ्रीका के अंदर? यह बीमारी अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है उस पूर्वी हिस्सा के अंदर एरिट्रिया नामक स्थान पर इटली ने आक्रमण कर दिया था और वहां पर जो इटली के जो सैनिक थे, इतावली सैनिक, उनका पेट भरने के लिए, उनको खाने के लिए एशियाई देशों से जानवरों को मंगाया जाता था। यानी वो मांस खाते थे और वो मांस के लिए जो जानवर थे वो एशियाई देशों से मंगाए जाते थे। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में एरिट्रिया पर इटली ने आक्रमण किया था और इन इतावली सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे और यह बीमारी उन्हीं एशियाई देशों से जो जानवर आए थे उनके द्वारा ही यह अफ्रीका में पहुंची थी। यह बीमारी उन्हीं एशियाई देशों के जानवरों के द्वारा यहां पहुंची थी। एक बार जब इसने अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से अफ्रीका के अंदर दाखिल किया तो 1892 में ही यानी जंगल में आग की तरह फैलती हुई ये चली गई और 1892 में जो अफ्रीका का पश्चिमी भाग था यानी अटलांटिक तट जिसको कहते हैं वहां पर यह पहुंच गई। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से दाखिल होकर यह बीमारी जंगल की आग की तरह 1892 में पश्चिम में अटलांटिक तट तक जहां पहुंची और 5 साल के अंदर ही यह उसके जो अफ्रीका का धुर दक्षिणी भाग है, जो सबसे अंतिम दक्षिणी भाग है, केप, वहां पर भी पहुंच गई थी। 5 साल बाद यह अफ्रीका के धुर दक्षिणी भाग केप तक जा पहुंची थी। यानी हम यह कह सकते हैं कि अफ्रीका के पूर्वी भाग से इसने यहां से एरिट्रिया से इसने प्रवेश किया था और जंगल में आग की तरह पहुंचती ये जो अटलांटिक तट था अफ्रीका का वहां 1892 में पहुंच गई थी और फिर ये दक्षिण के अंदर ये जो केप वाला हिस्सा है 5 वर्ष बाद में ये यहां पर भी पहुंच गई। यानी बहुत तेजी से इसका प्रसार हुआ था। रिंडरपेस्ट जब ये फैली तो इसके रास्ते में जो भी मवेशी आते थे उसमें से लगभग 90% मवेशियों को इसने मौत की नींद में सुला दिया था। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया था। अब पशुओं के खत्म हो जाने के बाद में तो अफ्रीकाओं के जो लोग थे उनके पास में रोजी रोटी का संकट ही खड़ा हो गया था
क्योंकि जो अफ्रीका के लोग थे वो जमीन पर निर्भर थे और अपने पशुओं पर निर्भर थे। पशुओं के मवेशियों के द्वारा वो अपना जीवन यापन करते थे। वो कहीं पर दूसरी जगह पर वेतन पर रोजगार तो करते ही नहीं थे, वेतन पर रोजगार तो उनकी परंपरा में ही नहीं था। उनके पास जमीन थी, लोग कम थे और मवेशी थे, इनसे वो आराम से अपनी खुशहाली वाला जीवन जीते थे। लेकिन जब ये मवेशी सारे के सारे मर गए, 90% मवेशी तो इस रिंडरपेस्ट बीमारी से ही मारे गए, तो उनकी रोजी रोटी के ऊपर संकट आ खड़ा हुआ। पशुओं के खत्म हो जाने के बाद तो अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। और अब इसके बाद में देखो चालाकी क्या हुई कि जो बागान मालिक थे, जो खान मालिक थे और वहां की जो औपनिवेशिक सरकार थी, उन सब ने मिलकर के जो बचे कुछ जो जानवर रह रहे थे, जो पशु रह रहे थे, उनको अपने कब्जे में ले लिया कि जिससे अफ्रीकियों के पास तो कुछ भी नहीं बचे। इसके बाद बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे कुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। और इससे क्या हुआ, जो पश्चिमी ताकतें थी, उनकी सत्ता वहां पर और मजबूत हो गई और अफ्रीकियों को श्रम के बाजार में ढकेलने के लिए मजबूर कर दिया उन्होंने कि अब तो तुम मजदूरी करो, श्रम करो, उसी से अपना काम चलाओ। इससे यूरोपीय ताकतों की सत्ता मजबूत हो गई और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलना आसान हो गया, क्योंकि उनके पास अब अफ्रीकियों के पास कोई रोजगार ही नहीं बचा था, कोई साधन ही नहीं बचे थे। उनके मवेशी अब सारे के सारे खत्म हो गए, तो उनके पास रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। अब उनके पास एक ही तरीका था श्रम करने का, मजदूरी करने का। बागानों में जाके मजदूरी करो, खानों में जाके मजदूरी करो, इस प्रकार का उनको मजबूर कर दिया गया था। और इस प्रकार से जो यूरोपीय ताकतें थी, उनको अफ्रीका को गुलाम बनाने का एक बेहतरीन मौका उनके हाथ लग गया था। इस प्रकार से यूरोपीय ताकतों को अफ्रीका को गुलाम बनाने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। अब देखिए, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के लोगों की मौत हुई, तो उसका क्या प्रभाव हुआ, हमको सारे प्रभावों का हम वर्णन कर रहे हैं। तो जब विश्व युद्ध के बाद में यूरोप के अंदर कामकाजी उम्र के लोगों की मौत हो गई, तो उससे वहां पर क्या प्रभाव पड़ा, यह हमको देखना है। तो देखिए, जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो दुनिया भर के असंख्य लोगों को और सिपाहियों के रूप में भर्ती किया जाता था और फिर उनको रेलगाड़ियों में, बड़े बड़े जलयानों के अंदर भर करके और जो युद्ध के मोर्चे थे वहां पर उनको पहुंचाया जाता था। विश्व युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती करके रेलगाड़ियों और विशाल जलपोतों में भरकर युद्ध के मोर्चों पर ले जाया जाता था। इस युद्ध की विभीषिका देखिए आप, प्रथम विश्व युद्ध की, कि इसमें लगभग 90 लाख लोग तो मारे गए थे और 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसके अंदर घायल हो गए थे। युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे। अब ये जो घायल और मृतक लोग थे, ये सब कामकाजी उम्र के लोग ही थे, क्योंकि सेना में सैनिकों के रूप में भर्ती होकर के इसी उम्र के लोग तो जाते हैं जो कामकाज करते हैं, जो युवा वर्ग के लोग होते हैं। मृतकों और घायलों में ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे और इसका प्रभाव यह हुआ कि इस विश्व युद्ध के बाद में तो यूरोप के अंदर कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या ही बहुत कम हो गई थी। इस युद्ध के बाद यूरोप में कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या बहुत कम रह गई थी। अब जब पुरुष युद्ध के मोर्चे पर जाने लगे, युद्ध के मोर्चे को संभालने लगे, तो उसके बदले में महिलाएं घर में रह गई थी। उन्होंने घर को संभाला, पुरुषों के काम को संभाला और वो घर से बाहर निकल करके उन सभी कार्यों को करने लगी थी जो अब तक पुरुषों के होते थे या पुरुष ही जिनको करते थे। उन सभी कामों को महिलाओं ने संभाल लिया था। यानी समाज के अंदर क्या प्रभाव आया, बहुत बदलाव आ गया था। पुरुष जब युद्ध के मोर्चे पर जाने लगे तो महिलाओं ने उनके काम संभाले। महिलाओं को घर से बाहर आकर वे काम करने पड़े जिन्हें अभी तक पुरुषों का ही काम माना जाता था। अतः समाजों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया, पुरुषों के काम महिलाएं करने लगी। महिलाओं ने वो सारे काम संभाल लिए जो अभी तक वो नहीं करती थी। समाज बदल चुका था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव का हमको वर्णन करना है, प्रभाव ही बताना है कि अंत में प्रभाव क्या हुआ, और वही इस पृष्ठ में भी है। देखिए बच्चों, आर्थिक महामंदी का जब दौर चल रहा था उस समय भारत एक उपनिवेश की स्थिति में था और भारत जो है यहां से कृषि उत्पादों का तो निर्यातक बन चुका था और वो तैयार माल का आयातक बन चुका था। महामंदी के समय भारत एक उपनिवेश था और वह कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन चुका था।
और इस महामंदी ने भारत के व्यापार को बहुत जल्दी से यानी फौरन ही प्रभावित किया। और आप ये देख लीजिए कि 1928 से 1934 तक पहुंचते पहुंचते भारत के जो आयात और निर्यात थे वो आधे ही रह गए, उसका व्यापार जो था वो आधा ही रह चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया और 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर आधे रह गए थे। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर वस्तुओं की कीमतें गिरने लगी थी तो यहां पर भी जो वस्तुओं की कीमतें बहुत तेजी से गिरने लगी और इसका परिणाम यह हुआ कि अगर हम केवल गेहूं की बात करें तो गेहूं की कीमतें भी घट करके आधी रह गई थी, 50% ही रह गई थी। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहां भी कीमतें नीचे आ गई थी और 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। अब हम शहरी और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो शहरी निवासियों पर इसका बहुत कम असर हुआ था, लेकिन गांव में रहने वाले जो किसान और काश्तकार थे उनको इस महामंदी से बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ था। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ था। और जब कृषि उत्पादों की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गई तो यहाँ के किसान और काश्तकारों ने ब्रिटिश सरकार से लगान को कम करने के लिए मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने लगान में छूट देने से साफ इनकार कर दिया कि लगान तो उतना का उतना ही भरना पड़ेगा। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमतें तेजी से गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया था। और सबसे बुरी मार तो उन काश्तकारों के साथ हुई थी जो विश्व व्यापार के लिए, विश्व बाजार के लिए उपज पैदा किया करते थे, यानी जिनकी विश्व में जिनकी मांग होती थी उनकी उपज की, उनको ही सबसे ज़्यादा संकट भुगतना पड़ा। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। और इसका उदाहरण देखें हम तो बंगाल के जो किसान थे वो जूट या पटसन की खेती किया करते थे, कच्चा कपास वो पैदा करते थे और उससे टाट से की बोरियां बनाई जाती थी। लेकिन जब ये महामंदी का दौर आया तो बोरियों का यानी पटसन का जो निर्यात था वो बिल्कुल ही बंद हो गया, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि चीज़ों की कीमतें गिरने से व्यापार ही खत्म हो गए थे। तो इस स्थिति में पटसन का जो निर्यात था वो 60% से भी नीचे जाकर के गिर गया, तो उसकी जो कीमतें थी वो धाराशायी हो गई और वहां के किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। बंगाल के जूट पटसन उगाने वाले किसानों को पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा कमी हो जाने से भारी नुकसान हुआ था। और बहुत सारे किसान जिन्होंने दिन फिरने की उम्मीद के अंदर कर्जे लेकर के अपने उत्पादों को बढ़ाया था, कृषि उत्पादन को बढ़ाया था, उन किसानों को जब कीमतें ही घट गई, माल की कीमतें घट गई और वाजिब दाम नहीं मिल रहे थे तो उनकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। और फिर उनके ऊपर कर्जे पर कर्जे चढ़ते चले गए, क्योंकि पहले भी तो उन्होंने कर्जा लेकर के ही ये उत्पादन बढ़ाने का काम किया था और अब कुछ मिल ही नहीं रहा था, कीमतें उतनी मिल ही नहीं रही थी, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ता चला गया। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में उपज बढ़ाने के लिए कर्जे ले रखे थे, अब उपज के सही दाम न मिलने के कारण हालत खराब हो गई थी और वे दिनों दिन कर्जे में डूबते जा रहे थे। खर्चे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए जो बचत थी वो तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी और ज़मीन सूदखोरों के पास गिरवी रखी हुई थी, गहने जेवर सब पहले से ही बिक चुके थे। खर्चे ज़्यादा थे, इस चक्कर में उनकी बचत भी खत्म हो चुकी थी, जमीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी, घर के गहने जेवर भी बिक चुके थे। अब हम शहरी क्षेत्र की बात करते हैं कि जो शहरी क्षेत्र में इस मंदी का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। उसका कारण क्या था कि शहरों में रहने वाले जो लोग थे उनकी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी आय निश्चित थी, यानी जैसे अपन बात करें कि बहुत से जमींदार ऐसे थे जिनकी गाँव में ज़मीन थी और वो शहरों में रहते थे, तो उनकी जो गाँव में ज़मीन थी उनसे उनका जो निश्चित भाड़ा था वो हमेशा उनको तय समय पर आकर के मिल जाता था, तो उनसे उनकी आय निश्चित थी, तो उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार से जो वेतन भोगी कर्मचारी थे, हर महीने जिनकी तनख्वाह मिल जाती थी, उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। चाहे कीमतें बढ़ती गईं लेकिन उन्होंने ज़्यादा उसके ऊपर असर नहीं हुआ। यह मंदी शहरी भारत में इतनी दुखदाई नहीं थी। शहरों में ऐसे लोग जिनकी आय निश्चित थी उन पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे वेतनभोगी कर्मचारी पर इनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। जो राष्ट्रवादी खेमे के लोग थे
उन्होंने सरकार से मांग की कि जो हमारे उद्योगों की सुरक्षा के लिए और जो आयातित पदार्थ हैं जो विदेशों से यहां आयात किए जाते हैं उन पर सीमा शुल्क की वृद्धि कर दी जाए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया जाए, जिससे आयातित पदार्थ यहां आने कम हो जाएं और यहां बाजार पर हमारा अधिकार बने, भारत की वस्तुओं को ही लोग खरीदें, बाजार में उन्हीं वस्तुओं का निवेश हो जिन वस्तुओं को यहीं पर उत्पादित किया जाए। और इस स्थिति के अंदर क्या हुआ कि उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिला, यहां औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा निवेश प्रारंभ हो गया था। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए आयातित पदार्थों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था। सीमा शुल्क बढ़ाने से विदेशी जो चीजें उनका यहां आना कम हो गया और इससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई और फिर यहां की चीजों की मांग बढ़ गई, उद्योगों का खुलना प्रारंभ हो गया तो निवेश प्रारंभ हो गए थे। यह इसका प्रभाव रहा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला हुआ तो उसका क्या प्रभाव हुआ यह हमको देखना है। तो देखिए बच्चों, 1970 के दशक के आखिरी वर्षों में जाते जाते बहुत सारी जो ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उन्होंने उन देशों के अंदर अपना निवेश या उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया जहां वेतन कम थे और ऐसी स्थितियां कहां थी? एशियाई देशों के अंदर ही थी। 1970 के दशक के आखिरी वर्षों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन करने लगी जहां वेतन कम थे। चीन के अंदर वेतन अन्य सभी देशों की तुलना में बहुत कम होते थे, इसलिए बहुत सारी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन में जाकर के वहां निवेश करना प्रारंभ किया, यानी वहां जबरदस्त यानी जमकर निवेश हुआ। चीन में वेतन अन्य देशों की तुलना में कम थे, अतः बहुत सारी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन में जमकर निवेश करना प्रारंभ किया और इसी का परिणाम आप देख लीजिए। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है वो सब, उसके अलावा हमारे जो मोबाइल फोन है, हमारे जो खिलौने हैं और उसके अलावा जो टेलीविजन वगैरह, फ्रिज वगैरह, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो चीन से बने हुए आते हैं क्योंकि वहां की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा ही वो निर्मित होते हैं। इसलिए हमारे टेलीविजन, मोबाइल फोन और खिलौने चीन के बने होते हैं। इसका कारण क्या था? इसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो चीन के अंदर अल्प लागत अर्थव्यवस्था थी और वहां का कम वेतन था। अल्प लागत अर्थव्यवस्था यानी वहां पर जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जाकर के निवेश करती थी तो उनकी आर्थिक व्यवस्था ऐसी थी कि वहां उनकी लागत बहुत कम लगती थी और अन्य सभी देशों की तुलना में। इसके अलावा वहां के लोग वेतन भी बहुत कम लेते थे। इस कारण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहीं जाकर के अपना निवेश प्रारंभ किया। इसका कारण चीन में अल्प लागत अर्थव्यवस्था और वहां के कम वेतनों का नतीजा था। उद्योगों को कम वेतन की दिशा में ले जाने के कारण, उन देशों में ले जाने के कारण जहां कम वेतन मिलते थे, उद्योगों को जब वहां पर ले जाया जाने लगा तो व्यापार और पूंजी दोनों के प्रवाह की दिशा ही बदल गई। यानी व्यापार अब उन देशों में ज्यादा होने लग गया जहां वेतन कम थे और जहां पर पूंजी का भी निवेश वहीं होना था, तो व्यापार और पूंजी दोनों के प्रवाह की दिशा ही अब बदल चुकी थी। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से व्यापार और पूंजी के प्रवाह की दिशा ही बदल गई और इसका परिणाम क्या हुआ? भारत और चीन जैसे देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो अर्थव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी, उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका था और अब पूरे विश्व का आर्थिक भूगोल ही बदल चुका था। यानी जो पैसा अब तक कुछ ही देशों के अंदर सीमित था, व्यापार कुछ देशों में ही सीमित था, वो वहाँ से बदल करके विकासशील देशों में भी पहुँच चुका था क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जाकर के निवेश प्रारंभ कर दिए थे। वहां के लोगों को रोजगार मिलने लग गया था, वहां व्यापार बढ़ गया था और वहां पर पूंजी का निवेश बहुत ज्यादा हो गया था। इससे भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं में भारी बदलाव आए। इसके साथ ही दुनिया का आर्थिक भूगोल ही बदल गया था। अब देखिए, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से दो उदाहरण दें। यानी जो खाद्य उपलब्धता, खाने की जो चीजें हैं उनकी उपलब्धता कैसे हुई, उसके ऊपर इतिहास में क्या क्या हुआ, इसके हमको दो उदाहरण बताने हैं। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का। 1890 के दशक तक आते आते पूरे विश्व में एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था अपना एक रूप ले चुकी थी। 1890 तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था आ चुकी थी। अब पूंजी, श्रम, तकनीक, पारिस्थितिकी, सब चीजों के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ चुके थे। अब श्रम, पूंजी और तकनीक में काफी बदलाव आ चुके थे।
अब खाद्य पदार्थ आपके किसी पड़ोसी गांव या कस्बे से नहीं आ रहे थे, वरन हजारों मील दूर से आ रहे थे। अब खाद्य पदार्थ किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं, बल्कि हजारों मील दूर से आने लगे थे। और किसान जो खुद खेती करते थे, वो अब खुद अपने खाने के लिए खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब खुद किसान भी खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। तो कैसे हो रहे थे? यह काम अब औद्योगिक मजदूरों के द्वारा किया जा रहा था, जो अभी वहां पर उन खेतों में नए नए आए थे। और जिन खेतों में वो नए नए आए थे, वहां पर अभी कुछ सालों पहले, यानी एक पीढ़ी पहले तक ठेठ जंगल खड़े हुए थे। उन जंगलों को जब साफ किया गया और वहां पर खेतीहर जो औद्योगिक मजदूर थे, उनके द्वारा वहां पर कृषि का उत्पादन प्रारंभ किया गया। यह काम अब औद्योगिक मजदूर करने लगे थे, जो संभवतः अभी हाल ही में वहां आए थे। और इन खेतों में लगभग एक पीढ़ी पहले ही ठेठ जंगल खड़े थे। इन खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए रेलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था। और जब रेलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था तो रेलवे की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, इसलिए चारों तरफ रेलवे का नेटवर्क बिछा दिया गया। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था और इसके लिए रेलवे का नेटवर्क बिछाया गया। फिर एक देश से दूसरे देश तक भी तो इन खाद्य पदार्थों को पहुंचाना था और उसके लिए विशाल जलपोतों को, यानी पानी के जहाजों का उपयोग किया जाता था। फिर एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए पानी के जहाजों का प्रयोग किया जाता था। और इसके लिए फिर तकनीक का बहुत विकास हुआ, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई और बड़े बड़े विशाल जलपोतों का निर्माण किया गया, जिससे इन खेतों से कृषि उत्पादों को बाजार में ले जाने के लिए बहुत कम कीमत लगे और बहुत आसानी रहे, सुविधा रहे। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई और जलपोतों का आकार बढ़ाया गया, जिससे कृषि उत्पादों को खेतों से दूर के बाजारों में कम लागत पर और आसानी से पहुंचाया जा सके। इस प्रकार से एक हमने तो देखा कि जो खाने की चीजें थी, उनमें तकनीक के विकास के साथ साथ क्या हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं, मांस का निर्यात। दूसरा उदाहरण है मांस का निर्यात से संबंधित। अब देखिए बच्चों, 1870 के दशक तक अमेरिका यूरोप को अपने जीवित पशुओं को भेजता था खाने के लिए। उनको जैसे यहां से वो निर्यात करते थे तो जीवित पशु भेजते थे, और जब वो यूरोप में पहुंच जाते थे तब उनको काटा जाता था और फिर मांस के रूप में प्रयोग किया जाता था। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस नहीं वरन जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप में ले जाकर ही काटा जाता था। अब देखिए स्थिति क्या विचित्र थी। ये जिंदा जानवर जब जहाजों में जाते थे तो बहुत ज्यादा जगह घेरते थे। आप जानते हैं जानवर हैं वो तो, और उनके लिए बहुत सारी जगह चाहिए, तो जहाजों में बहुत जगह घेरते थे। इसके अलावा बहुत सारे जानवर रास्ते के अंदर ही मर भी जाते थे और बहुत सारे जानवर बीमार भी पड़ जाते थे। बहुत सारे जानवरों का वजन भी कम हो जाता था और बहुत सारे जानवर ऐसे होते थे जो खाने के लायक ही नहीं रहते थे। यानी कि इस आवागमन में, जानवरों के जाने में अमेरिका से यूरोप, बहुत से जानवरों का तो रास्ते में ही नुकसान हो जाता था। ये जिंदा जानवर जहाजों में बहुत ज्यादा जगह घेरते थे। बहुत सारे तो लंबे सफर में ही मर जाते थे या बीमार भी पड़ जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने लायक ही नहीं रह पाते थे। इसलिए ये जो वहां तक पहुंचते पहुंचते जो जानवर थे, फिर उनका मांस बनाया जाता था वहां पर काट करके। तो ये जो मांस था यूरोप में पहुंचते पहुंचते बहुत महंगा सौदा हो गया था, और वहां के जो गरीब लोग थे उनकी तो ये पहुंच से ही बाहर था। वो तो मांस की कल्पना भी नहीं कर सकते थे खाने की। अतः मांस खाना एक महंगा सौदा था जो यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। लेकिन तकनीक का विकास हुआ और रेफ्रिजरेटर आ गए। इन पानी के जहाजों के अंदर रेफ्रिजरेटरों को लगा दिया गया और अब जिंदा जानवरों के स्थान पर उनके मांस को ही निर्यात किया जाने लगा, क्योंकि इन रेफ्रिजरेटरों के द्वारा ऐसी चीज़ों को जो बहुत लंबे समय तक ले जाया जा सकता, वो जो जल्दी खराब हो जाती हैं उनको लंबे समय तक ले जाया जा सकता था, क्योंकि लंबी यात्राएं होती थी और उसका वो खराब नहीं होती थी रेफ्रिजरेटरों में रखने के बाद में। इसलिए स्थिति ये आ गई कि अब जिंदा जानवरों की बजाय मांस को ही भेजा जाने लगा। नई तकनीक आने पर पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेटर लगा दिए गए, जिससे लंबी यात्रा में चीज़ें खराब नहीं होती थी। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा और अमेरिका, न्यूजीलैंड और अन्य जो बहुत सारे देश जो यूरोप के अंदर जिंदा जानवर भेजते थे, अब वो उनको मार करके, पहले ही मार करके, काट करके और उसका मांस ही निर्यात करने लगे।
अमेरिका, न्यूजीलैंड और अन्य सब जगह से अब जानवरों के स्थान पर उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। अब इससे क्या हुआ, समुद्री यात्रा का खर्चा भी कम हो गया, क्योंकि जानवर पहले रास्ते में मर जाते थे, बीमार हो जाते थे, वो सारे के सारे खर्चे खत्म हो गए और अब तो ये मांस वहां पहुंचना सस्ता पड़ने लगा। यूरोप में मांस के दाम बहुत कम हो गए और वहां के वो जो गरीब वर्ग के लोग थे उनको भी अब मांस खाना उपलब्ध हो गया, क्योंकि दाम बहुत कम हो गए थे। इससे समुद्री यात्रा का खर्चा कम हो गया, जिससे यूरोप में मांस के दाम गिर गए और इससे यूरोप के गरीबों को भी मांस उपलब्ध हो गया था। पहले जहां यूरोप के लोगों के पास खाने के लिए आलू और ब्रेड यही चीजें हुआ करती थी, अब उन बहुत सारे लोगों के भोजन के अंदर मांसाहार भी आ चुका था। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार भी शामिल हो गया था। पेट भरने लग गया था सबका ही, शांति आ गई थी यूरोप के अंदर और अब इस शांति का प्रभाव यह हुआ था कि वो साम्राज्यवादी विस्तार की नीतियां बनाने लग गए थे। अब साम्राज्यवाद के बारे में सोचने लग गए थे। अब देखिए बच्चों, 5वां प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। जब बच्चों युद्ध हो गए, देशों की स्थितियां बहुत खराब हो गई, तो जो ये औद्योगिक देश थे इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की कि भाई उनका उद्देश्य ये था पूरे संसार के अंदर आर्थिक व्यवस्था बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने का उनका उद्देश्य था और इस उद्देश्य के अंदर उनके मुख्य रूप से 2 लक्ष्य थे। एक तो आर्थिक स्थिरता बनी रहे, यानी सभी देशों में कभी ऐसा नहीं हो कि ऊंच नीच की स्थिति आए, महामंदी का दौर आ जाए, कभी वहां पे सारे के सारे दिवालिया घोषित हो जाएं, बैंक ही बंद हो जाए, सारा काम गड़बड़ हो जाए। एक तो इस प्रकार की स्थिति नहीं आनी चाहिए, यानी आर्थिक स्थिरता बनी रहे। और दूसरा, रोजगार के अवसर भी बनते रहे। तो इन औद्योगिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य में मुख्य रूप से 2 लक्ष्य थे। एक तो आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना और एक पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना। युद्धों के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने का उद्देश्य रखा गया और इसके अंतर्गत औद्योगिक विश्व ने अपने 2 लक्ष्य निर्धारित किए। एक तो आर्थिक स्थिरता का और दूसरा पूर्ण रोजगार बनाए रखने का। ये 2 उनके मुख्य रूप से लक्ष्य थे और इसके लिए उन्होंने औद्योगिक जो देश थे उन्होंने सबने आपस में मिलकर के जुलाई 1944 के अंदर अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक जो शहर है वहां के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर वो इकट्ठे हुए और उन्होंने वहां पे संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन के द्वारा उन्होंने मुख्य रूप से 2 संस्थाओं का गठन किया। इसके लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में 2 संस्थाओं की स्थापना की गई। अब वो 2 संस्थाएं कौन सी थी? पहली संस्था तो जो इसके सदस्य देश थे, यानी जो औद्योगिक सदस्य देश थे, उनके वैदेशिक व्यापार में लाभ अथवा हानि होने पर उसका कोई लफड़ा हो तो उसको निपटाने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ या हानि से निपटारा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इसकी स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? जो सदस्य देश थे वो जो विदेशी व्यापार करेंगे उस विदेशी व्यापार में लाभ या हानि से निपटारे के लिए IMF नामक संस्था का गठन किया गया था। और एक दूसरी संस्था भी बनाई गई थी युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए, पैसे की व्यवस्था करने के लिए। यानी जब 2 युद्धों से जब गुजरे थे ये सारे के सारे देश, तो वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए उनको पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, उसका गठन किया गया था। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे के इंतजाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अथवा विश्व बैंक का गठन किया गया था। और ये जो दोनों ही संस्थाएं थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों संस्थाओं को मिला करके ही ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से इनको जाना जाता है। इन IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है।
और इस प्रकार से जो औद्योगिक देश थे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये काम किया गया था। ये ब्रेटन वुड्स संस्थानों की स्थापना की गई थी। अतः इस प्रकार से औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन संस्थानों का गठन किया गया था। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आज इस तीसरे पार्ट के जो प्रश्न उत्तरों का एक भाग कर लिया है और हम आज यहीं विराम लेंगे और अगला भाग यानी जो प्रश्न उत्तरों के शेष प्रश्न उत्तर बचे हैं हम उनको दूसरे भाग में करेंगे और वो अगले वीडियो में आप देखिएगा। धन्यवाद।